नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पुलिस के साथ हुई मारपीट की। मुजफ्फरपुर से खबर आई है, जहां पुलिस के साथ मारपीट की गई और साथ ही हथियार छीनने की कोशिश भी। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के बखरी की है। एक युवक की पिटाई के बाद यहां स्थानीय लोग नाराज हो गए थे और पुलिस के साथ इन लोगों ने बदसलूकी शुरू कर दी। तस्वीरें भी देखिए आप, कैसे पुलिस के जवानों के साथ हाथापाई की जा रही है, जवानों के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया। मुजफ्फरपुर से तस्वीर आई, जहां लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस के साथ ही स्थानीय लोग भिड़ गए। पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने यहां हमला बोल दिया। तो देखिए तस्वीरें मुजफ्फरपुर की, जहां पुलिस के साथ आम लोगों की भिड़ंत हो गई। लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस से यहां आम लोग भिड़ गए। पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि एक युवक के साथ मारपीट की घटना हुई थी और युवक की पिटाई के बाद पुलिस पर आरोप लगे कि युवक को पुलिस ने पीटा। इसके बाद यहां स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस के जवानों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। देखिए तस्वीरों में कैसे थप्पड़ भी चलाए जा रहे हैं पुलिस के ऊपर। कोरोना पर बिहार से अच्छी खबर है। बिहार के 37 जिलों में 24 घंटे में कोरोना के 100 से कम मरीज मिले। सिर्फ पटना में 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं और सिर्फ 5 जिलों में 50 से ज्यादा नए मरीज मिले। 24 घंटे में राज्य में 1113 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 16,235 रह गई है। तो रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है। 96.97% रिकवरी रेट बढ़ गया है। बिहार में कोरोना का संक्रमण घटने से आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे से जुड़े लोगों ने भी राहत की सांस ली है। कैमूर में भी संक्रमण का दर काफी नीचे आ गया। भभुआ सदर अस्पताल में अब कोरोना के सिर्फ 11 मरीज भर्ती है, जो 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज होकर अपने घर चले जाएंगे। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के परिजन भी अब व्यवस्था से काफी खुश हैं, जबकि कुछ समय पहले तक स्थिति थी कि अस्पताल फुल थे, लेकिन अब अस्पताल के डॉक्टर भी काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। इलाज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है सर। हम लोग करीबन आपको 25-26 दिन से हैं। मरीज लोग बहुत अच्छे से चले गए। हम लोग को दवा दुआ सब वैक्सीन वगैरह सब कुछ अच्छा से मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर दवा के लिए। कंट्रोल में है। अभी नए मरीज भर्ती पिछले 4-5 दिन से नहीं हुए हैं। कोई डेथ भी नहीं हुआ है। अभी हमारे पास 11 मरीज रह गए हैं कोरोना के, जो अभी वो भी 1-2 दिन में सब छुट्टी करके घर चले जाएंगे। कोरोना से जंग में गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ वैक्सीन को सबसे अहम हथियार माना जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में पटना के फतुहा में अलावलपुर पंचायत ने नजीर पेश की है। इस पंचायत में 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो गया है। पटना जिला में 100% वैक्सीनेशन करने वाला अलावलपुर पहला पंचायत बन गया है। वैक्सीनेशन में अलावलपुर पंचायत अव्वल। 45 से ऊपर वालों का 100% टीकाकरण। पटना के फतुहा प्रखंड का अलावलपुर पंचायत साधारण दिखता है, लेकिन इस पंचायत ने असाधारण काम कर दिखाया है। करीब 12,500 की आबादी वाले इस पंचायत में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। में आशा दीदी लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है और CHO हैं, NM हैं, ये लोग भी प्रचार और यहाँ के जनता लोग भी जागरूक है। इस कारण से ये संभव हुआ। यह लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके मन में तमाम तरह के सवाल थे, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों की पहल और मेहनत की बदौलत ये संभव हो पाया। और पहले से ही ये जागरूक है और लिटरेट पंचायत है। फतुहा प्रखंड में अलावलपुर लिटरेट पंचायत है कि जो कराने से डर रहे थे, उनको यहाँ के प्रतिनिधि लोग, यहाँ के सम्मानित व्यक्ति लोग जो हैं, वो जाके उनको जबरदस्ती किए हैं कि आपको कराना है, इससे फायदा है। उसको फायदा समझाया गया और फायदा समझाने के बाद वो लोग भी लिया। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से डरी हुई है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ऐसे में अलावलपुर पंचायत ने मिसाल पेश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
बक्सर के विशुनपुरा गांव में ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन लेने से मना कर दिया और इसके बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों से उलझ भी गए। कर्मचारियों ने इसका वीडियो बनाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा। सदर प्रखंड के पीएससी प्रभारी ने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि यहां कोरोना है ही नहीं, इसलिए वो लोग टीका नहीं लेंगे। लेकिन इस गांव में फिर से कैंप लगाया जाएगा। गांव वालों को टीके का फायदा बताया जाएगा। सब भरना लीजिएगा। देखिए अभी हम दूध दे के आए हैं। नहीं ले रहे हैं उसको आप आए ना अपना काम करिए, उसके बाद हम आ रहे हैं उसको कराइए। और एक बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां युवक को गोली मारा गया। युवक की हत्या कर दी गई है। भेड़ की चोरी करने आए अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। 2 की संख्या में भी यहां अपराधी पहुंचे थे और इन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया। विभूतिपुर थाना इलाके के खोखसा की यह घटना है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भेड़ की चोरी करने 2 अपराधी आए थे और इन्हीं अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। 2 की संख्या इनकी बताई जा रही है। विभूतिपुर थाना इलाके के खोखसा की एक घटना है। मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी अनूप, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है, विभूतिपुर थाना क्षेत्र के खोखसा के वार्ड संख्या 18 की घटना है। 2 की संख्या में भेड़ की चोरी करने के लिए अपराधी आए थे और जब लोग देख लिए और चोर का पीछा करने लगे, उसी दरमियान फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में पुलिस से हमारी बातचीत हुई। पुलिस का कहना है अपराधियों की पहचान हो गई है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो देखिए समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि भेड़ चोरी करने 2 अपराधी पहुंचे थे और इसी दौरान उन्हें गांव वालों ने देखा तो वो भागने लगे। पीछा उनका किया गया और अपराधियों ने फायरिंग की, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि पहचान हो गई है। दोनों अपराधियों की पुलिस कह रही है और जल्द ही इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से पहले आईएमए ने बिहार सरकार को आगाह करते हुए सलाह दी है कि जो डॉक्टर अभी विदेशों से पढ़ाई कर लौटे हैं, घर में बैठे हैं, उनकी नियुक्ति ग्रामीण इलाकों में की जाए। कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया में काफी तबाही मचाई है। लाखों लोगों को कोरोना ने लील लिया है। अब तो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। तीसरी लहर से पहले बिहार सरकार को आगाह करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि बिहार सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो डॉक्टर अभी विदेशों से पढ़ाई कर लौटे हैं और घर में बैठे हैं, उनकी नियुक्ति ग्रामीण इलाकों में की जानी चाहिए। जो डॉक्टर विदेश से पढ़ के आए हैं, जो डॉक्टर अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो लोग कोरोना पीरियड में काम करना चाहते हैं, उनको रूरल एरिया में उनको बहाल किया जाए। इससे होगा क्या कि जो आज रूरल एरिया में कोएक्स वगैरह जो इलाज कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड ग्रामीण डॉक्टर जो कर रहे हैं, उससे 1000 टाइम बेटर होता है जो फॉरेन ग्रेजुएट जो बिहार में बैठे हैं, कहीं कहीं किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, वो लोग काम करने को तैयार हैं। इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। थर्ड वेव की संभावना को देखते हुए आईएमए ने ये भी मांग की है कि वैसे अस्पतालों को भी कोविड के इलाज की इजाजत देनी चाहिए जो अप्लाई कर चुके हैं और लाइन में हैं। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की पहल पर बिहार फाउंडेशन ऑफिस में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया गया। इसे आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपा जाएगा। बिहार फाउंडेशन की कोशिश से अब तक आपदा प्रबंधन विभाग को 437 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपा जा चुका है। 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिंदल ग्रुप वाले से, JSW स्टील ग्रुप ने 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिहार सरकार को डोनेट किया है और उसे आज हम लोग आपदा प्रबंधन को हम लोग हस्तांतरित करा देंगे। आपदा प्रबंधन वाले उसको स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करा देंगे। गया के मेयर और डिप्टी मेयर ने शहर में कई जगहों पर खुद सैनिटाइजेशन किया।
नगर निगम के कोरोना वॉरियर्स 1.5 महीने से साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के काम में जुटे हैं। सोमवार को सेंट्रल जेल और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सैनिटाइजेशन किया गया। मेयर और डिप्टी मेयर पीपी किट पहनकर सड़क पर उतरे। शहर में नगर निगम की कई गाड़ियां सैनिटाइजेशन के काम में जुटी हैं और साथ ही मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग भी की जा रही है। 1.5 महीना से पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहा है, जिससे गया शहर में सैनिटाइज करते हुए कोविड-19 का पेशेंट कम हुआ है। गया शहर में कोरोना भी कम हुआ है, जिसमें हमारा नगर निगम के सभी कर्मचारी युद्ध स्तर पर हैं। मेडिकल का पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं। मेडिकल में ये लोग आते जाते हैं और रास्ते में जो है कोरोना का डर रहता है, संक्रमण का डर रहता है। इसको अच्छा से हम लोग यहाँ पर धुलाई कर दे रहे हैं, फॉगिंग कर दे रहे हैं, सैनिटाइजिंग ब्लीचिंग कर रहे हैं। भारत सरकार के पूर्व पेट्रोलियम सचिव आर.एस. पांडे ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए 100 छात्रों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया है। साथ ही उनके भरण पोषण का भी खर्चा उठाने का उन्होंने फैसला लिया है। आर.एस. पांडे ने 5 साल पहले वाल्मीकि विकास नाम से एक संगठन बनाया जो समाज की सेवा में लगा है। पहले केंद्र सरकार और फिर बिहार सरकार और अब समाज सेवा से जुड़े लोग उन बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं जिनके सिर से माता पिता या अभिभावकों का साया कोरोना ने छीन लिया है। आर पांडे की संस्था ने पश्चिमी चंपारण के 18 प्रखंडों से 100 ऐसे निर्धन बच्चों का चयन किया है जो कोरोना की वजह से अनाथ हो गए। लौरिया के रमौली स्थित अपने आवास से उन्होंने इस नेक काम की शुरुआत की है। हमारी संस्था का यह निर्णय है कि पश्चिम चंपारण जिले में 100 बच्चों को जो अनाथ हैं और गरीब हैं उनकी शिक्षा का हम भार उठाएंगे और उन बच्चों की जिंदगी बनाने में हम जो भी सहायता हो सकेगा करने के लिए ये कदम हमने उठाया है। और पटना में आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर सरकार अहम फैसला ले सकती है। 15 जून को करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लिहाजा सरकार अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका देने का फैसला ले सकती है। कोरोना काल और बरसात की वजह से अगले 3 महीने में पंचायत चुनाव संभव नहीं है। सूत्रों की माने तो सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य अधिकारियों को देने का मन बना रही है। उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव को हाथों में प्रशासक की कमान देने का प्लान तैयार किया गया है। जिला परिषद का संचालन जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी उप विकास आयुक्त करेंगे, जबकि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे होगा और ग्राम पंचायत सरकार का संचालन पंचायत समिति सचिवों के जिम्मे देने की तैयारी है। दरअसल पंचायत चुनाव टालने पर कार्यकाल बढ़ाने का कोई कानून बिहार में नहीं है, इसलिए सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करने की योजना बना ली है। चुनाव के बाद नए पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां कायम रहे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अफसरों को प्रशासक तो बनाया जाएगा, लेकिन नई योजना लाने का अधिकार उन्हें नहीं होगा। साथ ही चालू योजनाओं को चलाने लायक ही उन्हें आर्थिक शक्तियां सौंपने की योजना बनाई गई है। गोपालगंज में लालू यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव के घर के सामने सड़क काटने को लेकर विवाद हो गया। साधु यादव के करीबी राजेश चौधरी ने कहा कि आरजेडी नेता गंगा दयाल यादव ने जबरन रास्ते को काट दिया, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। राजेश ने आरजेडी नेताओं पर दबंगई का आरोप लगाया। वहीं गंगा दयाल का कहना है कि साधु यादव ने महज 3 कट्ठा जमीन खरीदी थी, लेकिन 13 कट्ठा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और जिस रास्ते को उन्होंने काटा है वो जमीन उनकी है। उन्होंने जिला प्रशासन को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अभी हम जब से देख रहे हैं 20 साल से एक सरकार का बनाया हुआ रोड है। इस रोड से सभी को आना जाना है, अफसर से लेकर के गरीब और आम जनता को भी। और आज लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग सुबह आए मार्केट करने के लिए, तो इधर से गुजर रहे थे, देखे रोड टूटा हुआ है और गंगदयाल यादव ने अपने जेसीबी से तोड़ा दिया, जो कि गंगदयाल यादव राजद के आदमी हैं और राजद की सरकार बनने से पहले ही ये दबंगई गुनागड़ी चालू हो गया। रास्ता साधु यादव अवरोध किया है, सरकारी जमीन को अपने बाउंड्री में कर दिया है। मैं तो अपने निजी जमीन में अपना काम कर रहा हूँ, मेरे निजी जमीन में कोई रास्ता है नहीं, लेकिन साधु यादव एक दबंग व्यक्ति है। अपने 1300 खेसरा नंबर 1853 में 3 कट्ठा जमीन लिखाया है और बाकी 13 कट्ठा का बाउंड्री करके और सरकारी रोड को अपने बाउंड्री में घेर लिया है। नमस्ते बिहार में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लगने के बाद कई राज्यों में सख्ती पर ढील दी जा रही है। काम धंधा शुरू होने से मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ देखी जा रही है। ये मजदूर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं। आज से दिल्ली, मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो रही है और यूपी में उद्योग धंधे भी शुरू हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर से जाने वाले श्रमिक कुछ महीने पहले काम धंधा बंद होने के बाद अपने घर लौट आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है तो रोजी रोटी के लिए फिर काम की तलाश में वो बाहर जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद दूसरे प्रदेशों में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है और इसे देखते हुए मुजफ्फरपुर से बड़ी तादाद में जो काम करने वाले लोग हैं, प्रवासी, जो वहां से कोरोना काल में वापस आ गए थे, आप देखिए कि ये सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने अपने वर्क प्लेस की ओर। काम हम लोग उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इन्हें लौटना पड़ा। अच्छा बताइए, अभी तो कोरोना का खतरा टला नहीं है, आप जा रहे हैं? जा रहे हैं काम करने के लिए। कहाँ? लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ। वहाँ क्या काम होता है? क्या काम करते हैं? कंपनी में रहते हैं। यहाँ काम नहीं? यहाँ कोई काम नहीं है, काम करने जा रहे हैं। काम करने जा रहे हैं। यहाँ काम नहीं मिल सकते? नहीं मिला कि करना ही नहीं? नहीं, इधर नहीं करते हैं। नहीं करते। जा रहे हैं कमाने के लिए, शादी ब्याह हो गया, दे पर कर्जा है। यहाँ भी तो कमा सकते थे। तो यहाँ काम नहीं है, क्या काम करेंगे बताइए? काम नहीं? नहीं। प्रशासन तो कहता है कि बहुत काम देगा। बताइए, हमको दीजिए, हम करेंगे। यहाँ में कुछ कारण है, पैसा के मजबूरी से जा रहे हैं कमाने। यहाँ नहीं कमाइएगा? नहीं मिल रहा यहाँ का। कब आए थे? हो गया 1 महीना आया हुआ। 1 महीना लॉकडाउन में आए थे? हाँ, लॉकडाउन में। फिर जा रहे हैं? जा रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच आप जा रहे हैं? खतरे तो है ही है, क्या करें, पैसा का जरूरी है, जाना पड़ेगा ना। हाँ, हम भी जा रहे हैं सूरत, गुजरात। सूरत जी। नहीं मानिएगा? नहीं रुकिएगा? रुकेंगे कैसे? पैसा नहीं रहेगा तो आदमी खाए, क्या चीज़ खाएगा? आप देखिए कि फिर से एक बार मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि प्रवासियों को काम दिलाने का जो दावा था वह दावा कहीं न कहीं गलत साबित हुआ। इन लोगों को काम नहीं मिला और रोटी के जुगाड़ में एक बार फिर से कोरोना के खतरों के बीच ये लोग पलायन कर रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। बिहार में यास तूफान तबाही मचाकर चला गया, लेकिन किसानों को पूरे साल का सदमा दे गया। 2 से 3 दिनों तक हुई भारी बारिश ने किसानों को सबसे ज्यादा तबाह किया। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पटना के महुली गांव में भी प्याज के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तैयार फसल निकालने से पहले ही बारिश ने ऐसा बर्बाद किया कि किसान अब प्याज को सड़क पर रखकर सुखा रहे हैं। लेकिन पानी खा चुके ये प्याज कितने टिकाऊ होंगे, कहना मुश्किल है। किसानों का दर्द जाना हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। यास चक्रवात के बाद हुई बारिश ने पटना के किसानों को तबाह कर दिया है। इस वक्त हम महुली पंचायत में हैं और यहाँ पर देखिए किस कदर प्याज की फसल को पानी से नुकसान पहुँचा है। जो ज़्यादातर जो फसलें यहाँ पर हुई हैं वो प्याज की, वो बर्बाद हो गई हैं पानी की वजह से, और अब धूप का सहारा बचा है। और निश्चित तौर पर फसल की बर्बादी जो है उसकी वानगी देखिए, कई जो फसल है उसमें किस कदर पानी ने उसको प्रभावित किया है और ये किसानों के ऊपर दोहरी मार है। निश्चित तौर पर काफ़ी मेहनत से प्याज की फसल इस बार हुई थी और उसके बाद जो बारिश हुई उसने किसानों को तबाह कर दिया। अभी भी खेतों में पानी लगा हुआ है, ये तस्वीर देखिए खेत में किस कदर अभी भी पानी लगा हुआ है और सब्जी की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। पानी तो तबाह किया कि उखड़ा, अब बस वही दिन से बारिश होना शुरू हो गया। 3 रोज पानी बारिश पड़ा। चौथा फसल पर क्या असर पड़ा? फसल तो बर्बादे हो गया और बाद में पानी उपछे भर दिन रह के, फिर पानी उपछे तो फिर सूखा कियारी लाए डगर पर अब कटवा रहे हैं। इसको अब संभरेगा कि न संभरेगा जो तो भगवान जाने। चाली पर रखेंगे, चुनवा के हुआ हियाँ से चल जाएगा पैकेट में कसा के, और घरे चाली पर जमीन पर रख के चून करके चाली पर फेंकाएगा और बाद में अब पंखा चलेगा 2 गो 3 गो। अब क्या होता है जो तो भगवान जाने। कितने दिनों तक अभी आप प्याज को इस तरीके से सुखाएंगे? अभी कमू तो यहाँ से जाएगा। कितना दिन यहाँ सुखाएंगे? यहाँ से परसों जाएगा। 3 दिन तक? 3 दिन तक यहाँ रहेगा और बाद में दूरज घर हूँ समझिए। निश्चित तौर पर न केवल कमलेश सिंह बल्कि कमलेश सिंह जैसे कई ऐसे किसान हैं जिनको यास चक्रवात ने इस कदर तबाह किया है कि उनकी जो रोजी रोटी थी उन पर आफत आन पड़ी है। संजय कुमार, न्यूज 18, महुली, पटना। यास तूफान के कारण लगातार हुई बारिश ने टमाटर की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है।
फुलवारी शरीफ के गोनपुरा गांव में किसानों के द्वारा लगाई गई टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। स्थिति ये हो गई कि खेती में जो किसानों ने पैसा खर्च किया था वो निकालना भी मुश्किल हो गया है। यास तूफान के कारण हुई बारिश की वजह से खेतों में जल जमाव हो गया, जिससे टमाटर खराब होने लगे हैं। सब पेड़ सूख गया, पानी बरखा तो सब पेड़ सूख गया। पूंजी लगा लेता मोरा 1 रुपया के तो घर से लगल 5-6 हजार रुपया घरों से लगा दिली है। कर्जा महाजन करके खेत में कई आई का पानी बरसलवा तो सारा पेड़ सूख गया। पहले लॉकडाउन से ये हुए हैं, मर गए। फिर उसके बाद अब पहले गाड़ी नहीं मिलता था, अब तूफान आया, उसमें पानी उन्हें भर गया, सब टमाटर गल गया, देख ही रहे हैं। इसीलिए रोड पर जी। कितना खेती किए थे आप? 15 कट्ठा है। भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम 2007 से ही देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोगों को भेजा जाता रहा, लेकिन इस बार कोरोना के कारण संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन बिहार भवन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और आम बागीचे के लोग तैयारी में जुट गए हैं। बाग मालिक का कहना है कि आम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कृषि वैज्ञानिक आम की क्वालिटी की जांच कर लेंगे, जिसके बाद आम को भेजा जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और 10 तारीख तक 2000 पैकेट आम दिल्ली बिहार भवन भेज दिए जाएंगे। और आम भी काफ़ी मात्रा में है। राष्ट्रपति को जाने का थी खबर है, तो उस पर हम लोग तो चाहेंगे भेजने के लिए। आम का जिला प्रशासन की ओर से सूचना मिला है और आज हम लोग देख लेंगे। आम अगर देने लायक होगा, वैज्ञानिक लोग अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। बिहार भवन से हम लोगों को ऑर्डर मिला है 2000 पैकेट का, तो उसके लिए कमेटी डीडीसी की अध्यक्षता में बना दी गई है और जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, सहायक निदेशक उद्यान हैं और इसमें एक वैज्ञानिक भी रहते हैं, वो लोग घूम करके देखेंगे और अच्छी क्वालिटी का जो आम है उसका सेलेक्ट करके और फिर पैकेजिंग करा करके हम लोग बिहार भवन भेजते हैं। बिहार में लोगों को रोजगार मुहैया कराने और पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लोग अपनी जमीन पर पौधे लगा सकते हैं और इसके एवज में सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराएगी। सरकार ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत सड़क, तालाब और निजी जमीन पर वृक्षारोपण पर फोकस किया जाएगा। निजी जमीन पर लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए मदद की जाएगी और साथ ही हैंडपंप और पटवन की सुविधा भी दी जाएगी। हर पौधे की देखरेख के लिए वृक्षारोपण से अगले 5 साल तक हर महीने 8 दिन की मजदूरी मनरेगा योजना से दी जाएगी। सरकार ने तय किया कि 200 पेड़ लगाने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।